1935 के अधिनियम से लेकर 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत गठित संविधान सभा और अंतरिम सरकार तक के बीच के घटनाक्रमों को हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया। आज हम बात करेंगे 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत गठित संविधान सभा और उसके द्वारा संचालित संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। मित्रों, मैं हूं शैलेंद्र श्रीवास्तव और आप हैं मेरे YouTube चैनल जीएस विद शैलेंद्र पर। इस वीडियो को आप पूरा देखें, ऐसा मेरा आग्रह है और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत जो भी चीजें इसमें कवर की जाएंगी उससे रिलेटेड किसी भी दोनों पक्षों को, चाहे वो तथ्यात्मक हो चाहे अवधारणात्मक, आपकी दोनों में पकड़ बन जाएगी और आपको विभिन्न स्रोतों पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उन विभिन्न स्रोतों पर वर्क करके, काम करके ये क्लास आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है। तो अगर आपको अंत तक देखें, अगर आपको वीडियो समझ में आए, आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, इसको कमेंट करिए, अपने सुझाव उसमें प्रेषित करिए और विभिन्न जो प्रतियोगी छात्र हैं उन तक इसको प्रचारित करिए, इनको पहुंचाने का काम करिएगा। ठीक है, तो मित्रों आज हम अपनी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव 1946 में आया, जिसके तहत एक संविधान सभा की बात की गई जो संविधान का निर्माण करेगी और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आज हम समझना है। देखिए, संविधान क्या है, हमेशा बार बार ये संविधान की बात आ रही है और हम लोगों ने पहले क्लास में भी देखा था कि जो भी राज्य है, जो भी एक राष्ट्र है, एक राज्य है, एक स्टेट है, वो किस प्रकार से संचालित होता है, उसकी जो विभिन्न अंग हैं वो किस प्रकार, किस नियम और किस विनियमों के तहत संचालित होंगे, रेगुलेट किए जाएंगे, उन सब नियमों विनियमों का लेखा जोखा संविधान होता है। संविधान में ही राज्य और उसके नागरिकों के बीच के आपसी संबंध, विभिन्न राज्यों के आपसी संबंध, राज्य की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, एक नागरिक का उस राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, उसके क्या अधिकार हैं, इन सब बातों का लेखा जोखा जिस पुस्तक में, जिस विधान की पुस्तक में रखा जाता है वो संविधान कहलाता है। ठीक है, और उस हमारे जो संविधान है, अक्सर संविधानों की रचना के लिए एक बहुसदस्यीय एक सभा होती है जो उस पर विभिन्न पहलुओं पर विचार करती है। तो हमारे राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने जब संविधान की बात की तो हमने ये बात कही कि जो हमारा संविधान हो वो एक संविधान सभा के द्वारा रचना किया जाए उसका, और उसके लिए हम समय समय पर मांग उठाते रहे और उनके प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार जो कदम उठाती रही है, जो उसके परिप्रेक्ष्य में जो उसने सुधारवादी कदम उठाए, वो उसकी मांगों पे हम विचार करें। तो हम सबसे पहले उन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें, उन ऐतिहासिक बिंदुओं को जाने कि जब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने, जब हमने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख अपने संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो औपचारिक रूप में जो प्रथम मांग थी वो एक वामपंथी लीडर एमएन रॉय, जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय था, उन्होंने 1934 में की। लेकिन इसके पहले भी ऐसा नहीं, ये औपचारिक रूप से प्रथम है, इसलिए जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप यही उत्तर देंगे। लेकिन इसके पहले आप देखें तो तिलक ने सर्वप्रथम 1895 में उन्होंने एक स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था, बनाया था। उसमें उन्होंने संविधान सभा जैसी की अवधारणा प्रस्तुत की थी सबसे पहले। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने मांग रखा था संविधान सभा के गठन की, और इसी प्रकार का विचार 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी रखा था। लेकिन आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप औपचारिक रूप से सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देंगे, मानवेंद्र नाथ राय को ही जवाब देंगे। फिर उसके बाद आप देखें उसी साल 1934 में स्वराज दल ने भी जो है संविधान सभा के गठन के पर विचार प्रस्तुत किया था अपना, और उसके बाद कांग्रेस ने 1935 में कांग्रेस के मंच से आधिकारिक रूप से ऐसी मांग उठी थी। उस मांग को और प्रबल रूप से कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में अपनी आवाज दी थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि एक संविधान सभा जो है ऐसी हो जो वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित हो और जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करे। इतना और आगे बढ़ के एक बात उन्होंने की, उसमें उन्होंने बताया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान रचित होना चाहिए। और 1939 में उनकी आवाज को पुष्ट करते हुए कांग्रेस ने अपने त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में था,
त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा के मांग के प्रस्ताव को पारित भी किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। और उस प्रस्ताव में उसने जो है ये भी पारित किया कि एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का कार्य सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, एक संप्रभु संविधान सभा गठित करके संविधान निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। संप्रभु संविधान सभा यानी कि वो संविधान सभा जिस पर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, तो ये एक हमने एक घटनाक्रम देखा कब कब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन और हमारे जो भारत की भूमि से संविधान के लिए संविधान सभा गठन का मांग किया गया। अब सरकार ने उस पर क्या प्रतिक्रिया की और उसकी मांग पर उसने सरकार ने क्या दिशा अपनाई, तो वो देखें आप क्या हुआ। इन सारे बिंदुओं को हम लोगों ने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें। यहाँ फिर भी हम लोग एक संक्षिप्त रूप से चर्चा कर लेते हैं। 1940 में सरकार ने सबसे पहले सरकारी प्रयासों में संविधान की मांग अथवा संविधान की बात को स्वीकृति प्रदान की। 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव या जिसको लितिगो प्रस्ताव कहते हैं, उसमें सबसे पहले ये बात स्वीकार किया गया सरकार के द्वारा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। यहाँ संविधान की बात की, संविधान सभा की बात नहीं की गई। सिर्फ ये कहा गया कि संविधान होना चाहिए, वो कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं थी। दूसरा प्रभाव जो है आप देख सकते हैं प्रयास क्या था, 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन में यह कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा करेगी, भारतीयों से निर्मित एक संविधान सभा करेगी। ठीक है, तो ये दूसरी ऐसी बात जो प्रयास था जिसमें संविधान और संविधान सभा की बात की। देखिए, संविधान सभा के लिए अगर बात करेगा तो पहली बार क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के टर्म को प्रयोग किया गया, संविधान सभा के गठन की मांग को मान्यता प्रदान की गई। और संविधान होना चाहिए ये मान्यता तो इसके पहले अगस्त प्रस्ताव में की गई थी, इसमें संविधान सभा की बात नहीं की गई थी, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद 1945 में वेबल योजना आई, वो भी असफल रही, वो हम लोगों ने देखा। तो ये जो पूर्व के प्रयास थे ये एक मतलब मोटी मोटा अपना नजरिया प्रस्तुत कर रहे थे। ये इसमें संविधान की स्वीकृति दे दी गई, इसमें संविधान सभा को स्वीकृति प्रदान कर दी गई, लेकिन ये संविधान सभा कैसे गठित होगी, कौन लोग इसके सदस्य होंगे, कौन लोग इसको वोट देंगे, कैसे आएंगे, किस प्रक्रिया के तहत संविधान सभा गठित होगी, इसकी संरचना क्या होगी, इस पर कोई विचार नहीं किया गया था। इन सब तो इस प्रकार के अधूरे प्रयास थे। इसके बाद जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया और उसके जो प्रस्ताव थे उसमें भी ये कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, संविधान होना चाहिए भारत के लिए और उस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए और वो संविधान सभा भारतीयों के द्वारा ही गठित होनी चाहिए, यानी कि उसके सदस्य भी भारतीय हों और उसमें वोट देने वाले लोग भी जो उन सदस्यों को चुनेंगे वो लोग भी भारतीय। तो ये प्रकार से जो कैबिनेट मिशन का संविधान सभा के संबंध में जो प्रस्ताव था वो पूर्व के प्रयासों से या पूर्व के प्रस्तावों से बहुत कई आगे बेहतर था। तो इसी के प्रस्ताव पर मुहर लगते हुए हमारे इसी के प्रस्ताव के तहत हमारे जो संविधान सभा का गठन किया गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत में जो संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा थी उसका गठन किसके प्रस्ताव के तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था उसकी प्रमुख बिंदु क्या थे, क्या उसने प्रस्ताव दिया था संविधान सभा को लेकर। तो इसके जो प्रस्ताव थे वो पूर्व के प्रस्ताव से ज्यादा विश्लेषणात्मक, ज्यादा व्यापक थे। तो उन पॉइंट्स को हम समझेंगे और आगे अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। मिशन के प्रस्तावों के तहत अब हम देखते हैं कि संविधान सभा में जो संविधान सभा का गठन की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी वो क्या थी। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 389, यानी कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो 389 सदस्यों से होगा और इन 389 सदस्यों में दो राजनीतिक इकाइयों से सदस्य आएंगे। एक तो हो गया आपका 296 जो कि ब्रिटिश भारत से आएगा, वो निर्वाचित होगा, उसका चुनाव होगा। ब्रिटिश भारत वो क्षेत्र जो उस समय ब्रिटेन के आधिपत्य में थे और 93 सदस्य जो होंगे वो देसी रियासतों से आएंगे। वो देसी रियासतें थी जो पृथक रूप से स्वायत्त रूप से शासन चला रही थी।
तो उनसे 93 सदस्य होंगे, वो चुनाव नहीं होगा बल्कि वो मनोनीत होंगे, वहां के देशी रियासतों के जो प्रमुख होंगे वो अपने किसी प्रतिनिधि को संविधान सभा में भेज देंगे, ठीक है। और लेकिन 296 सदस्य जो ब्रिटिश भारत से आएंगे उनका जो होगा वो चुनाव होगा, ठीक। अब ये 296 सदस्य भी कैसे डिवाइड होंगे, देखिए उस समय ब्रिटिश भारत में भी दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी। एक जो थे वो प्रांत थे जिनकी संख्या थी 11, और 4 ऐसे क्षेत्र थे जो कमिश्नरी क्षेत्र कहलाते थे, जो आज के यूनियन टेरिटरी के जैसे हैं, जिनका प्रशासन वायसराय के द्वारा जो है वायसराय के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से चलाया जाता था। तो उनके लिए डिवीजन किया गया कि 296 में से जो 292 हैं वो 11 प्रांतों से आएंगे चुनाव के द्वारा, और 4 जो होंगे वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, उनसे एक एक सदस्य चुनाव चुन के आएगा। जैसे एक क्षेत्र था दिल्ली, दूसरा क्षेत्र था अजमेर मोरवाड़ा, तीसरा क्षेत्र था कुर्ग, चौथा क्षेत्र था बलूचिस्तान। यहां से एक एक सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र के रूप में वहां पे अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, ये जो लेखा जोखा आप देख रहे हैं सीटों की संख्या का, उसका आधार क्या बनाया गया, उसका आधार बनाया गया प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। यानी कि जो प्रांत और देशी रियासतों के बीच जो आप सीटों का आवंटन देखते हैं, ये 292 है ना, 11 प्रांतों के लिए डिवाइड है कि बिहार के लिए से कितने आएंगे, बंगाल से कितने आएंगे, महाराष्ट्र से कितने आएंगे, आपका मद्रास से कितने आएंगे, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, सबके लिए अलग अलग निर्धारित किया गया। और देशी रियासतों के लिए 93 सीट तो है ही, आप देख रहे हैं। तो ये जो सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी उसका आधार क्या था, उसका आधार था उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन करना। जो आधार बनाया गया था वो क्या था, वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, यानी कि जितनी उसकी जनसंख्या होगी उस राज्य की, उस प्रांत की, उसमें 10 लाख से डिवाइड कर देंगे, और जो संख्या आएगी वो उतनी सदस्य उस राज्य से, उस प्रांत से संविधान सभा में चुनकर भेजे जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से देशी रियासतों का आवंटन करके निकाल लिया गया था, 93 सदस्य वहां से जाएंगे, ठीक। ये बात होगी। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो प्रांतों में जो सीटें आवंटित हुई, यानी कि हमने जो 10 लाख से डिवाइड करके जो सीटों की संख्या निकाली उस प्रांत से, जितने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे जाने हैं, वो सीट जो भी आई वो संख्या भी फिर उस प्रांत में निवास करने वाले 3 समुदायों के आधार पर बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर मान लें कि वो संख्या मान लीजिए 10 आ गई, किसी प्रांत में आपने 10 लाख से डिवीजन किया और संख्या आ गई 10 कि मतलब उस 10 प्रतिनिधि संविधान सभा में उस राज्य से जाने चाहिए, और इस 10 में आप देखें कि 70% जो है वो सामान्य लोग रह रहे हैं, मतलब गैर मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी लोग, सिख और मुस्लिम को छोड़कर बाकी लोग कितने हैं, 70% हैं। और आप देखें अगर उसमें 20% मुस्लिम है और 10% सिख हैं, ठीक है, उस प्रांत में। तो ये जो 10 सीट है वो इसी जनसंख्या के आधार पर उनकी सीट निर्धारित की जाएगी, यानी ये 10 भी फिर डिवाइड हो जाएगा। यानी उस प्रांत से जो 10 सदस्य आने वाले हैं उसमें 7 सदस्य सामान्य होने चाहिए, 2 सदस्य मुस्लिम लीग से होने चाहिए, मुसलमान होने चाहिए, सॉरी मुस्लिम लीग नहीं, मुस्लिम समुदाय से होने चाहिए, और 1 सदस्य सिख समुदाय से होना चाहिए। ये बात निर्धारित की गई थी। यानी तीसरा पॉइंट यही कहता है कि प्रत्येक प्रांत को आवंटित सीट जो होगी वो पुनः 3 समुदायों के बीच में उनकी जनसंख्या के अनुपात में डिवाइड की जाएगी, और वो समुदाय कौन कौन से होंगे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। ये हमने एक उदाहरण के द्वारा आपको बताया, ठीक है। और इसमें फिर जब कैलकुलेट किया गया तो ये 296 सीटें थी, उसके लिए जनसंख्या के आधार पर देखिए पूरे अखिल भारतीय स्तर पर ये रेशियो निकल के आया, यानी कि 213 सीटें पूरे 296 जो सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत में मिलाकर 213 सामान्य वर्ग से आने थे। यानी सामान्य वर्ग मतलब क्या समझिए, मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सब, ठीक, 79 मुस्लिम समुदाय से और 4 सिख समुदाय से भरे जाने थे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि ये केवल इतने थे, सामान्य में भले सामान्य रखा गया था, लेकिन फिर भी उस समय राजनीतिक दल के द्वारा ये जो है कह सकते हैं कि ये आश्वस्त किया गया और ये कदम उठाया गया कि पारसी हुआ चाहे एंग्लो इंडियन हुआ, ईसाई समुदाय को, उनके भी प्रतिनिधि वहां पर संविधान सभा में पहुंचे। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई थी, ठीक है। तो ये उदाहरण स्वरूप हमने समझा था इसको, तो ये बात हो गई। और इसके अलावा देखिए महिलाओं के लिए भी 9 सीटें में थी, एससी भी 26 थे और एसटी के लिए 33 सीटें निर्धारित थी इसी में से, ठीक है, उनकी जनसंख्या के हिसाब से।
अब इनके निर्वाचन की प्रोसेस को समझें तो इनका निर्वाचन जो होना था वो अप्रत्यक्ष होना था। निर्वाचन कैसा था? अप्रत्यक्ष और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। अप्रत्यक्ष के लिए क्या था? ये कहा गया कि अभी क्या हुआ था कि इसी समय कुछ ही वर्ष पूर्व प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव हुए थे। ठीक है, तो प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव हुए थे, तो ये निर्धारण किया कि अभी तुरंत चुनाव हुए हैं तो फिर से जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई जाएगी, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा और उसमें भारी भरकम धन व्यय होगा। तो ये कहा गया कि अभी चूंकि अभी निकटस्थ भूत में जो है चुनाव हुए हैं, तो इसलिए चुनाव की प्रणाली क्या अपनाई गई? अप्रत्यक्ष, यानी कि जो विधान प्रांत के जो विधान सभाएं थी उनके सदस्य जो थे, ठीक है, उनके सदस्य जो है चुनेंगे संविधान सभा के सदस्यों को। लगभग आप समझ यूं सकते हैं जैसे हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव का एक पार्ट आप समझ सकते हैं। उस समय के जो प्रांतों की विधान सभाएं थी उसमें भी इसी हिसाब से सामान्य मुस्लिम सिख के हिसाब से जनसंख्या उसमें भी थी, तो वो प्रतिनिधि अपने समुदाय के सदस्यों का यानी कि अपने सदस्यों का चुनाव करेंगे। यानी कि यदि उस प्रांतीय विधानसभा में जो मुस्लिम समुदाय था वो मुस्लिम सदस्यों को चुनकर संविधान सभा में भेजेगा, जो सिख समुदाय था वो सिख सदस्यों को चुनकर भेजेगा, और बाकी जो समूह बचा वो सामान्य हो गया और वो लोग सामान्य सदस्यों को चुनकर प्रांतीय विधानसभा में अपने प्रांत के कोटे को पूरा करेंगे। ठीक, तो ये बात हो गई विधानसभा में जो अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली अपनाई गई, ये बिल्कुल ध्यान रखें। और एकल संक्रमणीय मत द्वारा हुआ था। एकल संक्रमणीय मत मतलब जो कैंडिडेट खड़े हुए थे संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए, चुनाव में पार्टिसिपेट किए थे, उनको आपको डायरेक्ट, जैसे वर्तमान में हम जब प्रत्यक्ष निर्वाचन देखते हैं, हम वोट देने जाते हैं तो किसी एक को चुनते हैं बाकी को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं था। उसमें आपको वरीयता देनी होती थी कि आप फर्स्ट प्राइज जो है प्रथम वरीयता पे इनको, द्वितीय वरीयता पे इनको रखना चाहते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसे हमारे वहां MLCs का चुनाव होता है, ठीक है, इस आधार पर। तो ये निर्वाचन की प्रणाली हुई। और देशी रियासतों के लिए, चूंकि देशी रियासतें जो थी उसके सदस्यों के लिए मनोनयन होना था, तो मनोनयन कौन करेगा? देशी रियासतों के प्रमुख जो होते थे वो मनोनीत करके अपने सदस्य को आगे भेजेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। यानी कि ये 5 प्रमुख बिंदुएं थी। यानी कि हमने ये निष्कर्ष निकाले, ये देखा कि जो हमारी संविधान सभा थी वो अंशतः जो है निर्वाचित सभा थी और अंशतः मनोनीत सभा थी। निर्वाचित सभा थी, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा गठित नहीं थी, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा गठित की गई थी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव थे संविधान सभा को गठन करने के लिए, उन प्रस्तावों की विशिष्ट बातों को हम लोगों ने समराइज किया। अब हम आगे की बात करते हैं। जी, तो अब हम उसके आगे की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत जो संविधान सभा के गठन की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी उसके बाद क्या हुआ, वो हम लोगों ने देखा उसके प्रस्ताव को। अब उसके बाद क्या हुआ, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, जुलाई और अगस्त माह में 1946 में चुनाव हुए और चुनाव का जो रिजल्ट आया वो क्या था? 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। 296 में जो रिजल्ट आया वो 208 सीटें कांग्रेस को मिली, ठीक है, और 73 सीटें सिर्फ मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई और 15 सीटें छोटे समूह या स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट लोग थे वो थे। उसमें 8 इंडिपेंडेंट सदस्य थे, स्वतंत्र निर्दलीय जिसको कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थिति क्या थी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए जो 79 सीटें थी वो भी जीतने में असफल रही, बाकी सामान्य सीटों को तो छोड़ दीजिए। यानी कि मुस्लिम लीग का ये दंभ भरना कि वही मुसलमानों की एक असली प्रतिनिध्यात्मक संस्था है, वो ये जो है उसके दावा जो है वो खोखला साबित हुआ, टूट गया। ठीक है, और उसका भी परिणाम क्या होगा आगे हम देखेंगे। तो 208 सीटें कांग्रेस को और 73 मुस्लिम और 15 अन्य को मिले। तो यानी कि, और ये बात इंपॉर्टेंट है कि उस समय के निर्वाचन जो ये निर्वाचित संविधान सभा हुई थी उसमें कमोबेश उस समय के सभी प्रमुख शख्सियतें सदस्य थी। सिर्फ एक सदस्य को छोड़कर, वो थे महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि हमने कहा कि यद्यपि इसमें जो सीटें जो थी वो सामान्य मुसलमान और सिख
समुदाय के लिए निर्धारित थी, फिर भी इस प्रकार की दलों ने अपनी नीति ली थी कि सभी अन्य जो है समूह थे उनको अभी प्रतिनिधित्व संविधान सभा में हो जाए। जैसे कि आपको दो नाम याद रखना चाहिए, एक एंग्लो इंडियन और पारसी समुदाय के लिए। एंग्लो इंडियन के लिए फ्रैंक एंथनी जो थे वो थे संविधान सभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित कराए गए थे, और पारसी समुदाय से पीएच मोदी जी जो है वो पारसी समुदाय को वहां पे रिप्रेजेंट करते थे। कभी कभी ये फैक्ट, ये नाम आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है, खासकर जो है पीसीएस की परीक्षाओं या एक दिवसीय अन्य परीक्षाओं में। ठीक, तो ये हो गया, चुनाव हुआ, गठन हो गया, रिजल्ट आया। अब क्या हुआ, संविधान सभा अपना काम करने के लिए प्रारंभ हुई, अपना कार्य प्रारंभ किया। तो संविधान सभा ने जब अपना कार्य प्रारंभ किया तो सबसे पहली उसने अपनी बैठक आयोजित की 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल भवन के जो काउंसिल चैम्बर था उसकी पुस्तकालय भवन में पहली बैठक उसकी आयोजित की गई। और उस बैठक में चुनाव तो हुए थे 296 सदस्यों के निर्वाचित और प्लस 93 देशी रियासतों के सदस्य, यानी 389 सीटों के लिए। लेकिन उस सदन में, उस पहली बैठक में सिर्फ और सिर्फ 211 सदस्य ही बैठक में भाग लिए। कारण क्या था? पहला कारण तो ये था कि ये जो रिजल्ट आया था, इस रिजल्ट के पश्चात मुस्लिम लीग की जो मन था, पहले तो उसने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था क्योंकि उसे विश्वास था कि चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा और इसलिए फिर उसने क्या किया, वो बैकफुट पे चली गई और उसने फिर से कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को बहिष्कार करने की घोषणा कर दी और उसने इसका बहिष्कार कर दिया। तो उसके लिए जो सीट थे वो नहीं आए, उसमें सदस्य ने प्रतिभाग नहीं किया। दूसरे जो देशी रियासतें थी जिनके लिए 93 सीटें आवंटित की थी, अभी इस समय तक देशी रियासतें भी अभी दुविधा में थी और वो भी अपने सदस्यों को मनोनीत करके संविधान सभा में नहीं भेजी। तो इस कारण से पहले दिन जब बैठक हुई तो सिर्फ और सिर्फ 211 सदस्यों के साथ संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इस बैठक में फ्रांस की प्रणाली के अनुरूप सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा ने चुना, मनोनीत किया, चुना क्या, उसने सबसे वरिष्ठ थे तो उनको जो है मनोनीत कर दिया गया कि अगले अस्थायी अध्यक्ष चुने जाने तक वो अध्यक्ष कार्य को संचालित करेंगे। तो 2 दिन बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को फिर से संविधान सभा की बैठक आयोजित की गई और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसमें 2 उपाध्यक्ष भी इनके सहयोग के लिए बनाए गए। वो कौन थे? एक डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और डॉक्टर वी.टी. कृष्णामाचारी। ये दोनों नाम भी याद रखेंगे, अक्सर कभी प्रश्न में तो पूछा नहीं गया लेकिन भविष्य में इनसे प्रश्न पूछने की संभावनाएं बरकरार है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। 2 अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद फिर 2 दिन बाद, ऐसे ही आप क्रम को याद रखेंगे तो घटनाक्रम ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को फिर बैठक जब हुई तो यहाँ से 2 दिन तो अपने अध्यक्ष चुनने में और उपाध्यक्ष का चुनने में इन्होंने खर्च किए। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई संविधान सभा की तो इसने औपचारिक रूप से काम करना प्रारंभ किया और जो सबसे पहला काम हुआ वो ये था कि 13 दिसंबर 1946 को प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित करके उसको अपने अंग बना लिया, उसको स्वीकार कर लिया, पारित करके उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रकार से घोषणा थी कि वो भावी भारत किस प्रकार से होगा और क्या क्या उसमें उसके बुनियादी लक्षण होंगे, उन सब बातों की चर्चा की गई। जैसे उसमें बताया गया कि संविधान सभा जो गठित होगी वो एक संप्रभु संविधान सभा होगी जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी और उसमें जो नया संविधान होगा उस संविधान में कि जो समस्त स्रोत हैं सरकार के और जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनकी जनता, उनका स्रोत जो होगा वो जनता से प्राप्त होगा। संविधान में विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा की बात की गई, उसको सुरक्षित किया जाएगा। अल्पसंख्यकों और जनजातियों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा। लोगों की स्वतंत्रता और उनकी जो है गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित किया जाएगा। ये सब बातें जो है उद्देश्य प्रस्तावों के घोषणाओं में सम्मिलित हैं।
और आप देखेंगे कि उस उद्देश्य प्रस्ताव में थोड़े बहुत संशोधन और परिवर्तित रूप के साथ वो हमारी प्रस्तावना का अंग भी बना। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाए अगर आपसे कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है या हमारा प्रस्तावना है वो किससे प्रेरित है, तो वो जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित है। और जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, वही हमारी प्रस्तावना का के रूप में संविधान में शामिल हुआ। ठीक है, तो ये बात यहां तक आप समझते रहेंगे। अब हम बात करते हैं आगे इसके। जी, तो अब हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा का जब गठन हुआ और संविधान सभा जब अपना काम करना शुरू की तो किस तरीके से उसने उद्देश्य प्रस्ताव तक पहुंचे और उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में काम शुरू किया। लेकिन इसके दूसरे पहलू में जो हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, अब उसकी पूर्णाहुति का समय हुआ। और वो अंत कैसे हुआ? वो अंत इस आधार पर हुआ कि भारत को स्वतंत्रता तो दी जाएगी, लेकिन अब चूंकि मुस्लिम लीग के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था पृथक पाकिस्तान के रूप में, तो उसको भी मान्यता प्रदान कर दी गई। और उस नई योजना के साथ यानी माउंटबेटन योजना जो लाई गई वो इसी उद्देश्य को लाई गई और इसी बात पर सहमत कर लिया गया कि भारत जो है स्वतंत्र होगा, लेकिन दो स्टेट बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए एक पृथक निर्वाचन पृथक संविधान सभा बनाई जाएगी। वहां का सिस्टम अब वो अलग हो गया इस भारत की व्यवस्था से। तो ऐसी स्थिति में जो नया स्वतंत्रता, जो भारत के लिए स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत पूर्व में आए माउंटबेटन योजना को मान्यता प्रदान की गई, उसके तहत जो है हमारी संविधान सभा में परिवर्तन दिखाई देते हैं। देखिए, माउंटबेटन को भेजा गया भारत में जो डिस्टर्बेंस चल रहे थे उनको शांत करके जो है सॉल्यूशन निकालने के लिए। उसने जो है भारत के सभी राजनेताओं को कन्विंस कर लिया भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत को डिवाइड करने के लिए। और फिर उसकी योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, जिसको 3 जून 1947 को जो है स्वीकार कर लिया गया। और उसके आधार पर फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी पारित किया गया। और उस अधिनियम का प्रभाव हमारी संविधान सभा पे क्या पड़ा वो हमको जानना है। तो देखिए उसमें क्या परिवर्तन हुए फिर हमारी संविधान सभा में कि सबसे पहले क्या हुआ कि शुरुआती दौर में 1947 हम देखें कि संविधान सभा में देशी रियासतें शामिल नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो धीरे धीरे संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व होने लगा। जैसे कि अप्रैल 1947 में 6 देशी रियासतें संविधान सभा में शामिल हो गई। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे फैक्ट याद रखिएगा, हैदराबाद संविधान सभा में कभी शामिल नहीं हुआ था। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है और कई बार पूछने की संभावना आगे भी है इसकी। ठीक है, तो 3 जून को माउंटबेटन की योजना स्वीकृत कर ली गई। और जब माउंटबेटन की योजना स्वीकृत हुई तो उसके बाद धीरे धीरे अन्य देशी रियासतें भी इन 6 के अलावा धीरे धीरे संविधान सभा में शामिल होना शुरू कर दी। और क्या हुआ, जब नया माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ कि जो भारतीय हिस्से के जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो भारत के क्षेत्र में आए वो भी संविधान सभा में अपना स्थान ग्रहण कर लिए। और चूंकि 26 जुलाई 1947 को पृथक पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा कर दी गई, तो सीटों की संख्या में बदलाव लाना आवश्यक था, क्योंकि बहुत सारी सीटें जो है वो पाकिस्तान के लिए अलग हो गई। तो उस भारतीय संविधान सभा का आकार अब उसके राज्य क्षेत्र के आधार पर छोटा हो गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा जो नए उस माउंटबेटन योजना के तहत जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ, उससे हमारी संविधान सभा के गठन में 3 परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन थे? एक परिवर्तन था संविधान सभा को संप्रभु निकाय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। यानी संप्रभु निकाय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, इसका अर्थ यह है कि जो संविधान सभा होगी वो भारत के लिए संविधान बनाएगी और साथ ही साथ वो क्या करेगी, वो चाहे तो भारत सरकार जो ब्रिटिश पीरियड में जो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो अधिनियम पारित किए गए थे भारत के लिए, उन अधिनियमों को परिवर्तित कर सकती है या उनको समाप्त कर सकती है। भारतीय संविधान सभा को यह अधिकार दिया गया। ठीक, तो ये संप्रभु निकाय से के संबंध में आप बात याद रखेंगे। दूसरा ये परिवर्तन किया गया कि जो संविधान सभा होगी वो ये भी कहा गया कि वो एक अंतरिम विधायिका के रूप में भी काम करेगी। अंतरिम विधायिका के रूप में काम करेगी मतलब कि जब संविधान भारत का निर्माण जब हो जाएगा और उसके बाद नई सरकार गठित की जाएगी, तब तक के लिए भारत का शासन प्रशासन यही संविधान सभा एक विधायिका के रूप में चलाती रहेगी। यानी कि इसके 2 भूमिकाएं दिख रही हैं, वो निर्धारित की गई। पहली भूमिका क्या थी कि जब भारत स्वतंत्र होगा उसके लिए एक संविधान सभा का
संविधान का निर्माण करेगी। तो संविधान निर्माण कार्य इसका पहला काम हो गया। तो जब जब ये विधायक, ठीक, दूसरा काम अच्छा समझिए, तब फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। दूसरा काम क्या होगा कि संविधान के लागू होने तक जो देश का शासन प्रशासन है चलाने के लिए जो सामान्य कानून है उनको लागू करेगी, यानी कि एक अंतरिम विधायिका या अंतरिम संसद के रूप में ये काम करेगी। यानी दो भूमिकाएं हो गई, एक संविधान सभा के रूप में और एक विधायिका के रूप में। तो जब ये सभा संविधान निर्माण कार्य करने के लिए जब बैठक आयोजित की जाएगी, तब इस सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। और जब इसी संविधान सभा की जब विधायिका के रूप में बैठक आयोजित की जाएगी, तब उसकी अध्यक्षता करेंगे जीबी मावलंकर। ये बात आप याद रखेंगे। और इस प्रकार से संविधान सभा के रूप में उस सभा का पहला बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया, लेकिन अंतरिम संसद के रूप में यानी विधायिका के रूप में उसकी पहली बैठक आयोजित की गई 17 नवंबर 1947 को, जिसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करेंगे। जब जब विधायिका के रूप में वो बैठेगी तब मावलंकर साहब ही उसकी अध्यक्षता करेंगे, ये बात कही गई, ठीक है, निर्धारित हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे। और तीसरी बात ये हो गई कि चूंकि कैबिनेट मिशन के तहत मुस्लिम लीग अलग हो गई, पाकिस्तान बनना था, तो इसलिए जो 379 सीटों वाला स्ट्रक्चर था हमारी संविधान सभा का, उसका स्वरूप छोटा हो गया। तो अब क्या हो गया, माउंटबेटन योजना के बाद 299 सीटें संविधान सभा के लिए निर्धारित की गई, जिसमें 229 ब्रिटिश प्रांतों से और 70 जो थी वो देशी रियासतों से आनी थी, ठीक है। तो ये माउंटबेटन योजना और संविधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रभाव हमारे संविधान सभा पर दिखाई देता है। उस पर क्या परिवर्तन हुए, इन बिंदुओं से हम लोगों ने जाना। अब हम अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, जिसमें हम इसके आगे के घटनाक्रम को लेके आएंगे। देखिए, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, लगता है कि 2 वीडियो में पूरा किया जाएगा। उसके बाद एक छोटा वीडियो मैं दूंगा आपको फैक्ट शीट का, इस संविधान सभा के संबंध में जितनी भी फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स जो है एक वीडियो में कवर किया जाएगा, ताकि आपके तथ्यात्मक जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके टारगेट में आ जाए, ठीक है। तो इस और बाकी ये भी सब तथ्यात्मक ही है, लेकिन ये चूंकि एक क्रमबद्धता के साथ एक कंसेप्ट से गुथे हुए हैं, तो ये आपको यहाँ पे चर्चा की थी। और जो पृथक रूप से जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम एक बार एक पृथक वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको देखिए, और इसके आगे का दूसरा पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम आधी बात हुई हमारी, अभी इसके बाद जो है हम समितियों की बात करेंगे, फिर संविधान की सभा के वाचन की बात करेंगे, और कैसे फिर परिवर्तन हुआ हमारे संविधान का, उस पर चर्चा करेंगे। 2-3 बिंदु बचे हैं जो हम इसके दूसरे पार्ट के वीडियो में